गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश त्रिवेदी है। आज मैं आरंभ करूं मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी का ये मेरा दूसरा सेशन है जिसमें आपको स्कीम्स पढ़ाऊंगा। कल मैंने आप लोगों को सिलेबस क्लियर किया, इकोनॉमी क्या होती है क्लियर किया, कितने तरह की होती है वो क्लियर किया। लेकिन मैंने आपसे एक बात और भी कही थी, यहाँ पे मैं फालतू बकवास नहीं करूंगा। जो आप लोगों को स्कूल में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है, वहां पे जाके पढ़िए। मैं यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी कराने आया हूँ। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। समय वेस्ट करने से पहले स्कीम्स देखा जाए। स्कीम्स में जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, हर साल देखिए खर्चियन स्कीम्स आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो गई, तरह तरह की। लेकिन जो काम की है हम लोग वैसी की बात करेंगे जो एग्जाम्स में आएंगी। स्कीम्स आते हैं। आत्मनिर्भर भारत स्कीम सबसे पॉपुलर स्कीम भैया 2020 की सबसे पॉपुलर स्कीम है आत्मनिर्भर भारत स्कीम। कब आई थी? ये आई थी आपकी 20 मई 2020 को, जब देश में कोरोना काल छाया हुआ था, लोगों का धंधा मंदा था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में हम लोग के प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च की, आत्मनिर्भर भारत स्कीम। देश की गरीब वर्ग को, जो छोटे व्यापारी हैं, जिनके पास धन नहीं था, जिनका धंधा बैठ गया था, उन्हें ऊपर उठाने के लिए उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत स्कीम बनाई। ये आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, जिसके लिए उन्होंने देश के बजट का 10% कोरोना से लड़ने एवं व्यापारों को पुनर्जीवित देने के लिए खर्च किया, जिसके आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत ही 20 लाख करोड़ रुपए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया और सब्सिडीज भी दी गई। किसे दिया गया? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और इन्होंने लोन्स दिए, सब्सिडीज दी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आप लोगों ने सुना होगा, मुफ्त में अनाज बांटा गया, मुफ्त में अनाज दिया गया। पैसा कहां से आया? वो आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत वो पैसा लाया गया। इसके आत्मनिर्भर भारत स्कीम एक प्रिंसिपल स्कीम है। इसके अंडर में एक अम्ब्रेला, आप इसे एक अम्ब्रेला स्कीम भी कह सकते हैं। इसके अंदर कई स्कीम्स हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सी स्कीम्स हैं। पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना क्या एक अलग से स्कीम आई थी? नहीं, वो आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक स्कीम बनी थी, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना ये स्कीम थी किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स की, जिसके तहत उन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, आप लोग को सब लिखना नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, बस पॉइंट्स पे ध्यान रखिए। स्ट्रीट वेंडर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, और कितना पैसा दिया गया? 10,000 रुपए दिए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स को। 10,000 रुपए जो उनको दिए जाएंगे वह उन्हें कितने समय के लिए दिए जाएंगे? वह उन्हें दिए जाएंगे 2 साल के लिए। और इस पे कितना % ब्याज लगेगा? इस पे ब्याज नहीं लगेगा। 10,000 रुपए पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये 2 साल के लिए दिए जाएंगे, जो स्ट्रीट वेंडर्स, जो रेडी पटरी लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए। अब हम लोग आते हैं तीसरी स्कीम, पीएम मत्स्य संपदा योजना। ये स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? पीएम मत्स्य संपदा योजना, आप मत्स्य से समझ रहे, मत्स्य पालन से रिलेटेड है। लेकिन मत्स्य पालन क्या आपको पता है कि देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है? देश में हम लोग की देश में पिछले साल मत्स्य पालन 20 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था 2020 में। जिस समय देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय पे भी देश में 20 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था। तो अभी हम लोग इस पे आते हुए आगे बात करते हैं। इस तरह में इस क्षेत्र को, मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोग के भारत देश में 80% मत्स्य पालन जो होता है वो इनलैंड, मतलब कि जो तालाब होते हैं हम लोग के इनलैंड, मतलब जो हम लोग के देश के अंदर जो तालाब है, नदियां हैं, उनमें मछली पालन होता है, उन्हें इनलैंड कहते हैं। और जो मरीन कहते हैं वो समुद्री क्षेत्र में। तो जो 20%, जो हम लोग के देश में 80% इनलैंड होता है और 20% मरीन क्षेत्र में होता है। अब आते हैं स्कीम पे, पीएम मत्स्य संपदा योजना। पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए एक छोटा सा टारगेट रखा गया कि भाई हमें 2021 से लेके 2024 से 2025 इन 5 वर्षों में हमें अपना जो प्रोडक्शन है उसे डबल करना है, एक्शन 2x।
बस एक ये था, और ये किसके अंडर में किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक ध्यान रखने वाली ये भी, कभी भी आपसे एग्जाम में ये मिनिस्ट्री जल्दी नहीं पूछेगा। मिनिस्ट्री नहीं इंपॉर्टेंट है, स्कीम इंपॉर्टेंट है। स्कीम किसकी है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पीएम जहां जहां पीएम दिया हो मान लीजिएगा वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट, विवाद से विश्वास स्कीम। ये कब लॉन्च कर दी गई? विवाद से विश्वास स्कीम कौन लॉन्च करेगा? ये जब हम लोग का ये लॉन्च की गई थी हम लोग की 2019 में, 2019 में लॉन्च की गई थी। 2019 का जब बजट आया था तब इसे लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? फाइनेंस मिनिस्टर ने। किसके अंडर में आएगी ये स्कीम? जब फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च किया तो किसके अंडर में आएगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विवाद से विश्वास स्कीम में था क्या? अब भाई इसमें विवाद से विश्वास स्कीम में तो विवाद किस बात का था? विवाद था टैक्स को लेके। जो टैक्स पेयर थे उन लोग के ऊपर ये विवाद था कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया है, उन लोगों के ऊपर तरह तरह की पेनल्टीज लगी हुई, तरह तरह के केसेस चल रहे हैं। उन्होंने टैक्सेशन ऑफिस के ऊपर केस किया हुआ है या फिर उनके ऊपर केस चल रहा है कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया है। तो विवाद से विश्वास स्कीम में ये कहा है भाई हम लोगों ने आपके ऊपर जितनी भी पेनल्टीज लगाई हैं वो सब आपकी हटा दी जाएंगी, जो भी चार्जेस हैं वो भी हटा दिए जाएंगे, लेकिन आपका जितना पैसा बनता है, जो भी आपका टैक्स बनता है, आप उसको शांति से पे कर दीजिए। अब उसमें और कोई विवाद नहीं किया जाएगा। और इसे ही कहा गया विवाद से विश्वास स्कीम। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि यह सफल हुई, यह स्कीम आगे चल के सफल हुई। और इसे देखते हुए आगे चल के हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अपनी एक स्कीम लॉन्च की, विवाद से विश्वास स्कीम। अब आगे बढ़ते हैं, पीएलआई। पीएलआई क्या है? इसका नाम ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना। ये दरअसल कोरोना काल में लॉन्च हुई थी। एक सेकेंड, इसे मैं हटा देता हूँ, टैक्स में इधर लिख देता हूँ। कब? ये आपकी नवंबर 2020 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। ये क्यों लॉन्च हुई थी? जब हम लोग के देश में कोरोना काल खत्म होने वाला था, नवंबर में जब लॉकडाउन हटने लगे अच्छे से, तब ये देखा गया कि जो हम लोग के इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत धीमे धीमे चल रही हैं। तो इस तरह में उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए कि भाई इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए, हम लोगों ने एक स्कीम चलाई, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। तो इसमें किन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया? क्या सबको बढ़ावा दिया जाएगा? नहीं, सबको नहीं बढ़ावा दिया जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है, जिसको सरकार को लगता है कि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृद्धि हो सकती है, इनमें मतलब कम लागत में अधिक से वृद्धि दे सकते हैं, ज्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और इनसे देश की प्रगति जल्दी से आगे बढ़ेगी, उन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए। कौन कौन से इसमें आएंगे? सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT सेक्टर, कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। अभी लिखने की आदत नहीं है, लेकिन हो जाएगी। आप लोग को ये सब मैं अच्छी हैंड राइटिंग बाद में एक PDF बना के प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इसके लिए टेंशन ना लें। बस अभी समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझिए। PLI फुल फॉर्म बोलिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। कब आई? नवंबर 2020 में आई। क्यों आई? ये आप लोग को पता है क्यों आई? भाई उस समय 2020 में नवंबर के समय देश में कोरोना काल खत्म हो रहा था, लॉकडाउन हट रहा था, इंडस्ट्रीज का बुरा हाल था। ऐसे में कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज को, जो कि सरकार के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी, जो सरकारी पॉलिसीज में शामिल थी,
उन्हें बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। इसका मतलब समझिए भैया, प्रोडक्शन करेंगे किसका, जिसके लिए कोई इनिशिएटिव लिया है हम लोग ने। किसके लिए इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने? सोलर एनर्जी के लिए लिया था, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए था, कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए था, फाइबर केबल, ये सब क्या स्कीम्स हैं। डिजिटल इंडिया, ये सब कैसे होगा? आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, और भी कई सारी थी, ये इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 हो गया हम लोग का नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भाई ये है क्या? ये एक एजेंसी है। एजेंसी किस लिए है ये? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक स्कीम आई थी, पीएम मोदी ने लॉन्च की, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को क्या मिलेगा? 5 लाख का सालाना बीमा ईयरली टू फैमिली। ठीक है, 5 लाख ईयरली टू फैमिली। क्या रहेगा ये? इंश्योरेंस रहेगा। कैसा इंश्योरेंस रहेगा? हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा। तो भाई इसके लिए कैसे मिलेगा, ये सवाल ये था। इसके लिए एक स्कीम बनाई गई, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। क्यों बनाई गई? कोरोना का समय था। ये एक एजेंसी करेगी क्या? काम की बात ये है, करेगी क्या? ये आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आई कार्ड प्रदान करेगी, आईडी कार्ड देगी। कैसा आईडी कार्ड? भाई आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे गोल्ड कार्ड एक बन रहा है आयुष्मान भारत का, जिसके तहत आप लोग प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हैं। तो भाई यही कहा है कि ये जो आईडी कार्ड है ना, ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए एजेंसी द्वारा आईडी कार्ड ऑनलाइन प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, अब उसमें कोई ये नहीं ना था कि भाई आपको जाके कहीं कागज पत्तर जमा करना है तब जाके आपको ये मिलेगा। था भी तो भाई वो लोग भी ऑनलाइन ही अपलोड करते थे। कहाँ? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो भी साइबर कैफे वाले हैं फॉर्म भरा के वो यहीं पे अपलोड करते थे, और यहीं से आपको आईडी कार्ड ऑनलाइन बन के आता था, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आपको दे दिया जाता था, जिसको आप जाके हॉस्पिटल्स में अपना देंगे तो आपके इलाज होंगे। कितने का? 5 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति। परिवार में प्रति व्यक्ति या परिवार के सभी लोग 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्राप्त कर सकते हैं। ये है स्कीम। अब नेशनल मिशन कर्मयोगी। भाई कर्मयोगी कौन होता है? असली कर्मयोगी है कौन? जो बड़े से बड़ा एग्जाम निकाल के मेहनत करके अपने कर्म के बल पे आगे बढ़ा है। को देश में कौन बढ़ता है? सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है देश में? कौन सा है? यूपीएससी। मिशन कर्मयोगी किससे रिलेटेड है? सिविल सर्वेंट से। सिविल सर्वेंट इसमें कहा गया। अब भाई देखिए, जो हम लोग के देश के सिविल सर्वेंट हैं वो होती तो बहुत बड़ी पोस्ट है, बड़े बड़े सेक्रेटरीज में रहते हैं, प्रिंसिपल्स रहते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब वो सिविल सर्वेंट बने होंगे तब तो वो बहुत एफिशिएंट होंगे, लेकिन समय के साथ साथ कई तो 20-20 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो उन लोगों को एक्सपीरियंस तो बहुत होता है, लेकिन क्या होता है समय के साथ उन लोगों को नई चीजों की नॉलेज नहीं होती है। इसलिए ये मिशन निकाला गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई जो सिविल सर्वेंट्स है ना हम लोग को उन लोग को डिजिटली अपडेट करेंगे, उन्हें मोर कंपैटिबल बनाएंगे आज की सिचुएशंस के हिसाब से। क्योंकि देखा गया है भाई, मान लीजिए कोई डीएम है, कोई भैया 20 साल की ड्यूटी किया, एसडीएम बना था, जब बनते ही समय उसकी उम्र थी 33-34 वर्ष, तो जाके वो एसडीएम बना, तो एसडीएम के तौर पर उसने कई साल अपने व्यतीत किए। अगर वो यूपीपीसीएस निकाल के एसडीएम बना तो उसको 10 साल की ड्यूटी तो एसडीएम के तौर पर ही देनी पड़ेगी, तब जाके उसका प्रमोशन होगा आईएएस में। आईएएस बनने के बाद वो एसडीएम के तौर पर 3 से 4 साल देगा, तब जाके उसका प्रमोशन होगा। तो ऐसे में देखा कि जो डीएम बनते हैं आखिरी में जाके 55-56 साल की उम्र में अपने आखिरी समय पे, उनको इतने कंपैटिबल नहीं होते हैं। और ये भी देखा कि उनसे जो कम के भी होते हैं, मान लीजिए जो अपर पोस्ट होती है ना सिविल सर्विसेज में, उसमें जो भी लोग पहुंचते हैं उनकी उम्र 40 के पार ही होती है, चाहे जितना ही पहले निकाले, इतना समय लग जाता है। तो देखा है कि वो इतने कंपैटिबल ही नहीं है। भाई कंपैटिबल मतलब उनको नॉलेज तो बहुत है, एक्सपीरियंस भी बहुत है, लेकिन उनको कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है, लैपटॉप सही से यूज करने नहीं आ रहा है, और जो मामले आते हैं नए नए साइबर सेल वाले या फिर कुछ भी आता है मोबाइल से रिलेटेड, तो वो उसको इतना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं।
उन लोगों को तरह तरह की हेल्प लेनी पड़ रही है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं ये छोटी सी तो चीज है, इसके लिए एक मिशन लॉन्च करते हैं, मिशन कर्मयोगी, होनहार आईएएस ऑफिसर झट से सीख जाएंगे, बस यही था। अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व योजना, ये स्कीम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है ना, मिशन कर्मयोगी भाई आम लोगों से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जब सिविल सर्विसेज की बात आ जाती है, मिशन कर्मयोगी सरकार उन लोग के लिए क्या लेके आ रही है, ये क्यूरियोसिटी का विषय बन जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एक तरीके से। और भाई जो छोटे मोटे एग्जाम्स वो तो उन्हीं का अनुसरण करते हैं ना, यूपीएससी वालों का, तो पूछ लेते हैं बताओ यूपीएससी वालों के लिए क्या करके रखा है, किसी को नहीं छोड़ती गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा, छोटे से लेके बड़े तक। ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व योजना, भाई ग्राम आ गया और ग्राम के साथ स्वराज भी आ गया। अब ग्राम में स्वराज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज इससे कुछ रिलेटेड याद आ रहा है आप लोग को? जी हमें याद आ रहा है, 24 अप्रैल 2020 को एक योजना लॉन्च की गई, कौन सी? ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व योजना। क्यों 24 अप्रैल 2020 को की गई? ऐसा क्या हो गया था? इस दिन हम लोग नेशनल पंचायत राज डे मनाते हैं। हम लोग के देश में पंचायत राज डे पंचायत राज इस दिन से लागू हुआ था ग्राम में। अब आप लोग सोचे होंगे हम इसके अंदर जाके बताने वाले हैं क्यों हुआ था भाई, कौन सी कमिटी इसमें बैठी, नहीं बताने वाले हैं। नेशनल पंचायत राज डे मनाया जाता है 24 अप्रैल को 2020 को। इसी उपलक्ष्य हम लोग के पीएम मोदी जी ने एक स्कीम भी लॉन्च कर दी, कौन सी? पीएम ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व योजना। इसके तहत क्या करेंगे वो कि जो ग्राम जो विलेज लेवल पे जो स्कीम्स बनती हैं उन लोग को कैसे क्रियान्वित करना है। विलेज स्कीम्स प्रोपोगेट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, इसके लिए एक ऐप बनाया गया, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया। पोर्टल आपके सामने है, ये रहा ऐप का नाम, ठीक है। ये ऐप बनाया गया और ये पोर्टल था इसका, ये बनाया गया। इसके अंदर जो ग्राम सभा के लेवल पे जो स्कीम्स बनाई जाती हैं भाई, वो कैसे स्कीम्स बनेंगी या उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको सबको इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन इसलिए किया गया क्योंकि जो ऑफलाइन प्रोसेस था ना, तो ये तो एक लोअर सेल्फ गवर्नमेंट होती है, तो उस समय जो है बहुत धांधली हो जाती थी, कई सालों तक ग्राम का विकास नहीं होता था। एक कई सारे लूप होल्स थे जिनका लोग वहां के लोकल लीडर्स या फिर असामाजिक तत्व फायदा उठा लेते थे। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए एक स्कीम ये लॉन्च की गई, हर चीज को ऑनलाइन कर दिया भाई, डिजिटलाइज। चलो आपके सामने आओ जो है निर्वीक स्कीम। अब निर्वीक स्कीम है ये आपकी, हाँ चलिए कोई नहीं, ये निर्वीक आप हमेशा याद रखिए, ये आपकी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है भाई, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो एक्सपोर्ट कौन करता है? एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर्स करते हैं। एक्सपोर्ट जब करेंगे तो क्या होगा, देश में पैसा आएगा, तो इस सब पे निगरानी कौन करेगा? किसको सबसे फर्क पड़ता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री को फर्क पड़ता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा भाई कि जो एक्सपोर्टर्स लोग हैं, तुम लोग चिंता ना करो, तुम लोग एक्सपोर्ट करो, हम उसमें क्या करेंगे, हम तुम लोग को इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएंगे। अब उन्होंने ये कहा कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उन लोगों को तो हम इजिली इंश्योरेंस प्रोवाइड कर, इजिली इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, वो लोग तो इंश्योरेंस अगर करवा भी ले तो भाई प्रीमियम भरने में उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। छोटे एक्सपोर्टर्स है ना, छोटे माल का भाई वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें भाई इंश्योरेंस करवाओ, प्रीमियम भरो। उन्होंने कहा कि छोटे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन लोगों को बहुत ही कम प्रीमियम देना होगा, लेस प्रीमियम। तो बस एक स्कीम है निर्वीक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि निर्वीक से आप कहीं से भी एक्सपोर्ट को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पूछे थे भाई निर्वीक स्कीम किससे रिलेटेड है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप इसको डिफेंस में ले जाओगे कहीं पे, या फिर कहीं भी और बिजनेस से रिलेटेड करोगे तो रिस्क पे ले जाओगे, फाइनेंस में ले जाओगे, लेकिन एक्सपोर्ट पे नहीं लाओगे जल्दी। बस ये नाम का खेल है इसमें, इसलिए स्कीम पूछ लेता है कई बार निर्वीक स्कीम किससे रिलेटेड है, भाई बोल देना एक्सपोर्टर से रिलेटेड है बस। किसान रेल योजना,
किसान रेल योजना जो ये लॉन्च की गई आपकी, किसान रेल योजना के तहत आप लोग को एक साफ साफ बात समझ लेना कि जो किसानों का जो प्रोडक्ट है उसको रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से देश में जगह जगह पहुंचाया गया। इससे क्या होगा, चीजों का कॉस्ट बचेगा। इसमें कौन से सामान पहुंचाए जाएंगे ये याद रखना, पेरिशेबल गुड्स, वो फ्रूट, फल, सब्जी, वेजिटेबल्स या फिर जो भी खराब होने वाली चीजें हैं उन लोग को रेफ्रिजरेटेड डिब्बों में, गाड़ी के रेल के डिब्बों में रख के उन्हें देश के कोनों में पहुंचाया जाएगा। और सबसे पहले किसान रेल कहाँ चली, अच्छा ये भी बता दीजिए। किसान रेल कोरोना के समय पे महाराष्ट्र के नासिक, देवलाली से, महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर बिहार तक चली। बस किसान रेल योजना में पेरिशेबल गुड्स जो होंगी, फ्रूट्स वेजिटेबल जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उन्हें रेफ्रिजरेटेड डिब्बों में रख के देश के जगह जगह अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जाएगा। यही है किसान रेल योजना, ताकि लोगों का कॉस्ट बचे। और ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये रेल मिनिस्ट्री द्वारा, रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगली स्कीम, यशस्विनी स्कीम। यशस्विनी स्कीम से मान लीजिए आपको नाम से कुछ समझ में आ रहा है, यशस्विनी भाई किसी लेडी का नाम है, और जो यशस्वी है, यशस्वी लेडी जब हम लोग यहाँ बात करते हैं उसके नाम से कोई स्कीम निकाली गई है। तो जब यशस्वी अगर कोई भी व्यक्ति होगा या फिर कोई लेडी होगी तो क्या होगी, वो सबसे पहले आत्मनिर्भर होगी, एम्पावरमेंट। अब वो अगर आत्मनिर्भर होगी तो भाई जेंडर इक्वालिटी की बात आ जाती है। अब वो आत्मनिर्भर है तो आदमी भी बराबर है, दोनों जेंडर्स बराबर है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो गई। तो भाई एक ऐसी स्कीम है हम लोग के सामने, यशस्विनी स्कीम, जो एम्पावरमेंट की बात करती है, किसके, वुमेन के, और जेंडर इक्वालिटी की बात करती है। तो भाई बात बताओ, ऐसे कौन सी मिनिस्ट्री है जो इन दोनों के बारे में सोचेगी, वुमेन्स के बारे में कौन सी मिनिस्ट्री सोचेगी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसका हेड कौन है, इस मिनिस्टर कौन है, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी ने क्या सोचा, भाई यार ये वुमेन का एम्पावरमेंट तो करना है, उन लोग को यशस्वी बनाना है, जेंडर इक्वालिटी भी लानी, कैसे होगा। एक काम करते हैं, वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर बना देते हैं, व्यवसायी। तो इन्होंने बिजनेस करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप आप लोग लिख लीजिए, शिप के लिए इन लोगों को 5 लाख रुपए दिए। किन लोगों को दिए, 5 लाख रुपए, जो वुमेन बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन बेस्ड। अब भाई 5 लाख रुपए का लोन दे तो दिया, अब इसमें स्कीम क्या हुई, किस तरीके से ये है उन लोगों के लिए प्रॉफिटेबल। तो भैया जो 5 लाख रुपए दे रहे हैं ना, इसमें ज्यादा सोचना मत भाई, 5 लाख रुपए दिए, बहुत ही कम 0 इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, और पहले 2 साल तक तो आपको लौटाना नहीं है, कुछ मत देना किसी को, ये कहा गया। उसके बाद जब भी आप दोगी तो आप हमें 4 इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे सालाना लौटा दीजिएगा। बस ये है स्कीम। अब भैया इसके अलावा क्या चाहिए किसी को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्मा ओडी स्कीम आज के लिए न्यूज में है, ये है आपकी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी।
जगन मोहन रेड्डी। भाई इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं, अम्मा हैं, मदर्स, जो मदर्स हैं या जो गार्जियंस हैं, इनकी छोटे बच्चों की, चिल्ड्रन जिनके बच्चे हैं, इन्हें इनके एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, फॉर द एजुकेशन पर्पस, इसके लिए एजुकेशन के लिए उन्हें मिलेंगे 15,000 रुपए। क्या 15,000 रुपए सालाना, ईयरली। बस यही है स्कीम, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। आंध्र प्रदेश की स्कीम है, आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। स्कीम्स जो है वो मदर्स और गार्जियंस इसमें क्यों आ गए? सीधे सीधे तो लिख सकते थे कि बच्चों को दिया जाएगा या बच्चों के पेरेंट्स को दिया जाएगा। ये पैसे जो दिए जाएंगे 15,000 रुपए, ये मदर्स और गार्जियंस को दिए जाएंगे बच्चों के लिए। ये मदर्स के अकाउंट्स में जाएगा, उनके गार्जियन के अकाउंट्स। पहले क्या होता था अन्य स्कीमों में कि बच्चों के नाम से स्कीम्स चालू की जाएंगी, बच्चों के नाम से खाते खोले जाएंगे। अच्छा, एक यूपी में एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे अधिक ब्याज दर है पूरे देश में। किसी भी एक अकाउंट सबसे अधिक ब्याज दर दी जाती है तो सुकन्या समृद्धि योजना। कितना प्रतिशत है वो? 8.5%। 8.5% हाईएस्ट रेट है इंटरेस्ट की, जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों को दी जाती है। ऑन द बर्थ जब लड़कियां पैदा होती तो उनके नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, जिसपे आप जो भी पैसा अपना जमा करेंगे उस पे आपको 8.5% इंटरेस्ट मिलेगा। और वो जब 18 साल की वो लड़की हो जाएगी तब उसे वो पैसा दे दिया जाएगा। अब उसके ऊपर है जैसे वो अपनी अपर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए यूज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, बस इतना समझ लो ये दिल्ली सरकार का है, नाम से सब क्लियर है, घर तक राशन पहुंचाएंगे, बात खत्म। दिल्ली गवर्नमेंट, ये आजकल न्यूज में है, बस इसमें और कुछ नहीं है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, ये कहाँ की है? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, कोई कुछ बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते। ये है आपके यूपी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद हमारे यहाँ के थे, उनका सम्मान करने के लिए हम उनके घर तक रोड बनवाएंगे। तो क्या भाई क्या बाकी और सम्माननीय नहीं है खिलाड़ी? कहे नहीं, और भी सम्माननीय है। हम शुरुआत मेजर ध्यानचंद के घर से करेंगे, लेकिन हम इसके अलावा 19 अन्य जो अभी खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है और जो यूपी में रहते हैं, हम उनके घर तक रोड बनवाएंगे। आप लोग जाते हैं घर तक, बेसिकली किसी के रोड नहीं बनाई जाती है, तो ये एक सम्मान प्रकट करने का तरीका है कि भाई जो भी राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके घर तक रोड बनवाए। अभी शुरुआत में 19 खिलाड़ी चुने गए हैं जो यूपी के हैं। पीएम फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, स्किल इंडिया मिशन वगैरह, सॉरी हमने 2 बार लिख दिया, एक सेकेंड। पीएम फसल बीमा योजना हो गया, स्किल इंडिया मिशन हो गया, पीएम जनधन योजना हो गया। जितना बड़ा नाम है उतनी बड़ी स्कीम भी है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्कीम है जिसके अंदर लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है आज के डिजिटलाइजेशन के समय में। अगर आप बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब आप दुनिया से कटे हुए हैं। ये काम किया गया जिसके तहत कई सारे फायदे हुए, कई सारे फायदे हो रहे हैं। ये स्कीम पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट, स्कीम 2014 की है, तो क्या अभी नहीं पढ़ेंगे? अब इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है क्या? डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इसमें डेवलपमेंट की बात यह है कि एक बहुत बड़ी स्कीम अब बन चुकी है। इसके तहत देश में 80% से अबव अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। अकाउंट्स खोलना एक बहुत बड़ा काम, ये अकाउंट खोलना बड़ा काम नहीं होता है, पूरे देश में हर एक नागरिक का अकाउंट खुलवाना बहुत बड़ी बात है। ये इस स्कीम का काम था। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। अब भाई देखिए ये सब स्कीम्स आपने नाम पहले सुना हुआ है, हम सीधे ऑपरेशन ग्रीन स्कीम पे पहले आते हैं क्योंकि थोड़ा लेटेस्ट है। अब आप लोग सोचोगे पुराना देख के यहाँ पे हट आते हैं वीडियो, लेकिन पहले हम पे ये बता देते हैं ताकि जिसको आगे देखना है वो देखे, नहीं देखना है ना देखे। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, भाई ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में ये बोला गया
कि हम लोग 50% सब्सिडी देंगे। 50% सब्सिडी कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। किसको देगी? ग्रीन, ये स्टेट को देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को देगी। कौन से स्टेट्स को देगी? हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न। भाई किस लिए दे रही है सब्सिडी? कहा जा रहा है आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ऑपरेशन गो ग्रीन के थ्रू, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, इसके अंदर कुल मिला के 41 प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर कह लीजिए या फिर फूड प्रोडक्ट्स कह लीजिए, जो पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स हैं। पेरिशेबल मतलब कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उन्हें ये कहा है कि आप इन प्रोडक्ट्स को हम आपको 50% सब्सिडी देंगे, आप इन लोगों को एयरवेज के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कीजिए, और जो भी चीजें ऑल ओवर इंडिया में एयरवेज के थ्रू सप्लाई की जाएंगी उन पे हम 50% का आप लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा क्यों किया? क्या इंपॉर्टेंट क्यों था? जो हिमालयन कंट्रीज है, नॉर्थ ईस्टर्न, सब हिली एरियाज हैं, यहाँ पे अभी तक कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी सही से उतना डेवलप नहीं हो पाई है। इसलिए जो भी वहाँ के अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी जब हम लोग के पास पहुंचते तो उन लोगों का कॉस्ट इतना अधिक होता है तो हम लोग कहते हैं यार ना ही लो तो अच्छा है, या कहीं और का ले लें। तो उन सबको बढ़ावा देने के लिए ये एक स्कीम अभी लॉन्च की गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कवर करती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आगे आपकी उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो 7 सिस्टर्स आ गई। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कवर करती है। चलिए अब आते हैं अपनी बाकी की स्कीम्स। पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना आपकी आई थी साल 2014 में। साल 2014 में फसल बीमा योजना के अंदर कहा गया भाई हम क्या करेंगे, हम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, वही कही हुई कहानी थी। फसल कितने प्रकार की होती हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो बता दें। रबी होगी आपकी, खरीफ होगी, और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपकी बेसिकली सब्जियां आ जाती हैं। तो रबी में आप लोग को याद रखना है 1.5%, 2% और 5%। भाई बस ये याद रख लो और कुछ नहीं। अब आपसे ईयर नहीं पूछने वाला है, वो आपसे ये पूछेगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिया गया था इंश्योरेंस फसल के लिए, भैया ये है और इसमें कितना परसेंट दिया गया है, क्योंकि ये अभी भी है। 1.5% रबी के लिए, खरीफ के लिए 2%, हॉर्टिकल्चर के लिए 5%। बस काम खत्म, पूरा अंदर नहीं घुसना है हम लोग को। स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन अभी कौन सा चल रहा है? स्किल इंडिया मिशन अभी स्किल इंडिया मिशन 3.0 शुरू हो गया है। 3.0 इसीलिए हमने इस टॉपिक को उठाया है। 3.0 के अंदर क्या किया जा रहा है? स्कीम अपडेटेड हो गई है, ध्यान दिया करिए आप लोग। पुरानी स्कीम उसी तरह नहीं चलती है। इंद्रधनुष मिशन भी अपडेट हो चुका है, अब वो 2.0 हो गया है। उसके अंदर और ज्यादा इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन ऐड कर दी गई है। इन सब बातें ध्यान है कि नहीं आप लोग को? स्किल इंडिया मिशन 3.0 के अंदर क्या कहा गया? भाई इंडिया में कोरोना आ गया, तो हम लोग जो पढ़ाएंगे ना कोर्सेज, वो कोरोना से रिलेटेड पढ़ाएंगे। रिलेटेड मतलब कि प्रिकॉशंस कैसे लिए जाएं, इससे रिलेटेड और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। मास्क मेकिंग हो गया, या फिर हॉस्पिटल्स में अब यूज होने लगा है एज अ वार्ड बॉय, एज एन इम्पोर्टेंट सैनिटाइजर मेकिंग इंडस्ट्रीज हो गए। इन सभी चीजों को लेके अब इसके बारे में कुछ नए कोर्सेज भी ऐड किए गए हैं। डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में डिजिटलाइजेशन को और जोर दिया गया है। डिजिटलाइजेशन मतलब उसमें कि आप कैसे ई कॉमर्स से जुड़ सकते हैं अधिक से अधिक कोरोना की वजह से, और कई इंडस्ट्रीज में ऑनलाइन घर बैठे कैसे काम कर सकते हैं, इस सब चीजों को इसमें और ऐड किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे पीएम जनधन योजना। जनधन योजना के अंदर भाई यही किया गया है, बैंक अकाउंट्स आप लोग को पता है खुलवाए गए, लेकिन कब खुलवाए गए थे? किसी को डेट याद है क्या? खुलवाए गए थे 2014 से 28 अगस्त 2014। डेट ये रही 28 अगस्त 2014। और इसमें नया अपडेट क्या हुआ है, किसी को कुछ पता है क्या? पीएम जनधन योजना में
पीएम जनधन योजना के तहत ये कहा गया है कि देश में जो है 70% आबादी पीएम जनधन योजना के अंदर आ चुकी है। मतलब 70% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसके अकाउंट्स खुलवाए जा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली यह बात है कि 30% के अकाउंट 30% ने अपने अकाउंट्स नहीं खुलवाए। हो सकता है इनमें से कई होंगे जिन्होंने नहीं खुलवाया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 30% के पहले से अकाउंट हो, उन्हें इसकी जरूरत ना पड़ी हो। अभी इंफॉर्मेशन यही मिली है कि 70% लोगों ने जनधन योजना के तहत आके अपने अकाउंट्स खुलवाए। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, दोनों एक ही लेना है। अब जिन किसी को पता है क्या? नो ईयर पूछ, कोई ईयर तो बता दो। 2014। नहीं यार, अब थोड़ा अपडेट हो जाए यार। 15, अब 15 पे आ जाते हैं हम लोग। 21 आ गया, हम लोग अभी 15 पे अटके हैं। जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना खत्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पास लिखने ही जगह है ना, तो इसमें छोटा छोटा करेंगे। अटल पेंशन योजना भाई कहा है कि 18 से 40 वर्ष के लोगों को यहाँ पे पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। लेकिन पेंशन दी कब जाती है? 60 साल के बाद। तो 18 से 44 साल तक हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग किस्तें देंगे ना, 60 के बाद हम लोग को लेना है ना। और कितना लेना है वैसे हम लोग कितना लेंगे ये बताइए? हम लोग 1000 रुपए से 5000 रुपए तक ले सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसमें कितना, कब इस स्कीम से जुड़े और आपको उसमें कितना प्रीमियम देना होगा। आप 18 से 40 वर्ष तक की आयु में इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। आपको 60 वर्ष की आयु तक इसमें प्रीमियम जमा करना होगा जी। ठीक, ये रही बात। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, तो इससे घुमा घुमा के बात पूछ लेता है, यार स्कीम में ये बता दो, वो बता दो, ये बता दो। अब आ जाते हैं, और कुछ छूटा क्या? हाँ, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। अब पीएम सुरक्षा बीमा योजना इसमें 18 से हो गई आपकी ये 70। भाई इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये बीमा योजना है, पेंशन योजना नहीं है। इसमें बीमा किसको दिया है? बीमा सबको दिया जाएगा भाई। सुरक्षा एक्सीडेंटल बीमा होता है ये 2 लाख रुपए का। इसके लिए आपको प्रीमियम देना होगा। हाँ भाई प्रीमियम देना होगा। जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हो ना, तो आपसे पूछना जाता है, सर क्या आपको पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना को अपने ऐड करवाना है अकाउंट में, या आपको पीएम सुरक्षा बीमा योजना ऐड करवाना है अपने अकाउंट में? अगर आप बोलते हैं हाँ, तो वो एक मैंडेटरी स्कीम हो जाती है। आपसे अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा। आप अकाउंट में पैसा डालेंगे, वो महीने महीने कट जाएगा। कितना कट जाएगा? 330 रुपए मात्र ईयरली, बस। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें लिमिट है भैया, इसमें 18 से 50। देखिए यही सब ध्यान रखने वाली बात होती है। 18 से 70, 18 से 50। इसमें भी आपको कितना मिलेगा वही 2 लाख। रेट भी वही रहेगा, और इसमें कुछ बताने लायक है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, तो हमें लगा कि हमें लिख देना चाहिए। इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो स्कीम कम रैंकिंग ज्यादा होगा, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम जल्दी से कम वीडियोस में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करवाएंगे। तो अगले में हम ये कोशिश करेंगे जो भी स्टेट की स्कीम्स हैं उन्हें बटोर के आप लोगों को कंप्लीट करवा के दे दिया जाए, और उसके बाद रैंकिंग पे आ जाए। अगले वीडियो में हम लोग रैंकिंग पे हाथ लगा देंगे, और हो सकता है कंप्लीट भी करवा दें। कोशिश मेरी यही रहेगी कि अगला वीडियो इतना लंबा नहीं होगा, मैं ऐसे और छोटे हिस्से में काट दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और सब PDF मिल जाएगा, राइटिंग देके गालियां मत दीजिएगा। धन्यवाद।